वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रोमेटोग्राफी में उसके आगे की कड़ी पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या पढ़ना है आज हमको। आज की वीडियो में हमको पढ़ना है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि क्रोमेटोग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है और इसका बहुत सारा वाइड यूज़ भी है। तो ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक बात, जहां तक हो सके जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को चैनल को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका प्रॉफिट सभी लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि क्रोमेटोग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम हो, गेट का हो, IIT जैम में हो, IIT JEE में, BSc MSc के एकेडमिक एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी मीन्स PC इज़ अ टाइप ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये प्लेन में होता है इसलिए इसको बोलते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। वेयर बाय द क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर्स आर रन ऑन अ स्पेशलाइज्ड पेपर। यहाँ पे जो भी क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर होता है वो एक पेपर पे स्पेशलाइज्ड टाइप पेपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉटमैन क्रोमेटोग्राम होता है, वॉटमैन पेपर बोलते हैं इसको, तो उसके ऊपर इसको रन कराया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ कंसीडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। सबसे सिंपल होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होता है बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन टू द आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि ये सिंपल और मोस्ट वाइडली यूज़ होने के साथ साथ यूज होता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो होता है वो आइसोलेशन में, आइडेंटिफिकेशन में और किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन में भी बहुत यूज़फुल होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सिंपल तो ये होता ही है। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन के एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्नोबिन ने, जो कि 1865 ईस्वी में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले इसका यूज़ किया था। ओके, सो टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी कितने तरह की होती है वो देखते हैं। पहला टाइप होता है इसका पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होता है, पेपर इम्प्रेगनेटेड विद द सिलिका एंड एल्यूमिना एक्ट्स एड्जॉर्बेंट। मतलब कि यहाँ पे पेपर जो होता है इम्प्रेगनेट होता है, जो कि सिलिका या एल्यूमिना एक एड्जॉर्बेंट की तरह यूज़ करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज एंड द सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेज। ठीक है, चलिए पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ये क्या होता है, मॉइस्चर और वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द सेलुलोज फाइबर्स प्रेजेंट इन द फिल्टर पेपर एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट होता है सेलुलोज फाइबर्स के पोर्स में, वो फिल्टर पेपर के स्टेशनरी पार्ट की तरह, स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करता है। एंड अनदर मोबाइल फेज इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे जो होता है, जिसको हम रन कराते हैं वो क्या होता है, हमारा मोबाइल फेज होता है। इन जनरल अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पे पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में ही हम बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है, सबसे आसानी से यूज़ हो जाता है, कम से कम स्पेस में हो जाता है। तो इसे इसके एडवांटेजेस भी हैं, वो भी आगे हम देखेंगे। तो अगर कोई बोलता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हम रन करा रहे हैं तो इसका जनरल मीनिंग होता है कि हम क्या रन करा रहे हैं, पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन रादर दैन द एडजॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, पार्टीशन करना, मतलब कि दोनों को थोड़ा अलग करना ही यहाँ का मेन प्रिंसिपल होता है, एडजॉर्प्शन को नहीं होता है। एडजॉर्प्शन मतलब होता है किसी चीज़ को एडजॉर्ब हो जाना, स्टिक हो जाना। ओके, now the substances are distributed between a stationary phase and a mobile phase। यहाँ पे substance क्या होते हैं, stationary phase और mobile phase में according to their solubility and affinity वो distribute हो जाते हैं। ठीक है, cellulose layer in the filter paper contains the moisture which act as a stationary phase। सेलुलोज के फिल्टर पेपर में वहाँ पे मॉइस्चर होता है जो कि स्टेशनरी फेज की तरफ वर्क करता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और बफर्स आर यूज्ड एज अ मोबाइल फेज। सॉल्वेंट या बफर क्या होता है, मोबाइल फेज की तरह यूज़ किया जाता है।
द डेवलपिंग सोल्यूशन ट्रेवल्स ऑफ द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल विद इट। यहाँ पे क्या हो, डेवलपिंग सोल्यूशन मतलब जो सॉल्वेंट हम यूज़ किए हैं जो कि हम प्रिपेयर करते हैं जिसको एज अ मोबाइल फेज हम उस क्रोमेटोग्राफ पे रन कराते हैं, वो क्या करता है, सैंपल को अपने साथ लिए रहता है। ठीक है, ट्रेवल्स ऑफ द स्टेशनरी फेज के ऊपर ट्रैवल करता है। ठीक है, कैरिंग द सैंपल विद इट, अपने साथ सैंपल को लेके वो कैरी करता है, रन करता है। आई बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ द सैंपल विल सेपरेट रेडिली अकॉर्डिंग टू हाउ स्ट्रांगली दे एब्जॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेज वर्सेस द हाउ रेडिली दे डिजॉल्व इन द मोबाइल फेज। यहाँ पे सेपरेशन की बात करेंगे तो कंपोनेंट्स का सेपरेशन किस आधार पे होता है कि वो कितना स्ट्रांगली किसी स्टेशनरी फेज के साथ एब्जॉर्ब होता है या उस स्टेशनरी फेज पे एब्जॉर्ब होता है या उस पर स्टिक करता है, और दूसरा उसके अपोजिट होता है कि कितना आसानी से, कितना स्ट्रांगली वो उसमें डिजॉल्व होता है उस मोबाइल फेज़ में। जो मोबाइल फेज़ में जितना अच्छे से डिजॉल्व होगा उसके साथ उसकी एफिनिटी उससे ज़्यादा होगी, तो उसका मूवमेंट मोबाइल फेज के साथ बहुत ऊपर तक जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस फिगर में क्या लिया है, कैरोटीन लिया है, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी और लीपस्टेन। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं तो कैरोटीन हमारा मोबाइल फेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाता है आसानी से, इसलिए मोबाइल फेज के साथ बहुत ऊपर तक रन किया है। उससे कम होता है ज़ैंथोफिल की बाइंडिंग विद मोबाइल फेज, उससे भी कम होता है क्लोरोफिल का, उसके बाद क्लोरोफिल बी का। ठीक है, यहाँ पे लीप स्टेन की बात करते हैं तो ये स्टेन स्टेशनरी फेज में ही अपने एफिनिटी को मेंटेन रखता है, स्टेशनरी फेज में ही ये स्टेबल होता है, वहीं पे एब्जॉर्ब होता है, इसलिए सबसे कम मूवमेंट हो पाता है किसका, लीप स्टेन का। या फिर बात करें अगर इन जो हमारा पिगमेंट्स हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, इन सब में सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, मोबाइल फेज़ में, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है क्लोरोफिल बी की होगी। और वही दूसरी तरह से पूछा जाता है कि स्टेशनरी फेज़ में किसकी एफिनिटी ज़्यादा है या कौन स्टेशनरी फेज़ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पे भी आंसर क्या होगा, हमारा क्लोरोफिल बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फिगर में जो हम क्रोमेटोग्राम ये निकालते हैं, यहाँ से हम बहुत सारे रिस्पॉन्स या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो कि देता है कि हमारा उस मॉलिक्यूल का उस स्टेशनरी फेज़ के साथ, उस मोबाइल फेज़ के साथ किसकी एफिनिटी ज़्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसको सेपरेट करने के लिए। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है, पहला तो स्टेशनरी फेज एंड पेपर यूज होता है। पेपर जो हम क्रोमेटोग्राम यूज़ करते हैं जनरली वो वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है, आप यहाँ चीज़ देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है इसमें मोबाइल फेज, जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम। उसके बाद डेवलपिंग चैम्बर होता है जिसके अंदर हम उस कंपोनेंट को डेवलप करते हैं कि कौन से कलर में कौन सा कंपोनेंट शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट होता है, कहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम TLC लगाते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राम को हम ड्राई करके डायरेक्ट यूवी चैम्बर में जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिटेक्टिंग एजेंट हो जाएगा, डिटेक्टिंग चैम्बर हो जाता है। यहाँ पे अगर केमिकल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एनहाइड्रिन सॉल्यूशन हो जाता है, तो वो डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट हो जाते हैं कि जो उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, उसको शो करते हैं। ठीक है, तो पांचवा इसमें क्या होता है, ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है यहाँ पे कि स्टेशनरी फेज और पेपर्स में क्या आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉटमैन फिल्टर पेपर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एट्सेट्रा। ये क्या होते हैं, फिल्टर पेपर की ग्रेडिंग होती है उनकी मोटाई को लेके और उनके नंबर ऑफ पोर साइज को लेके, तो वो चीज़ें उस पर डिपेंड होती है। इन जनरल द पेपर कंटेन्स 98 to 99% ऑफ द अल्फा सेलुलोज एंड 0.3 to 1% बीटा सेलुलोज। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जनरली ये BSc MSc के जब हम एकेडमिक एग्ज़ाम कराते हैं वहाँ पे हो जाता है, या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब उनके होते हैं तो वहाँ पे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि उसमें सेलुलोज है, सेलुलोज का फिल्टर पेपर लेते हैं हम, वॉटमैन फिल्टर पेपर, तो उसमें अल्फा सेलुलोज कितना होता है, उसका परसेंटेज रफली कितना होता है, और बीटा सेलुलोज की परसेंटेज कितने होती है, तो वो सारी चीज़ें हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अदर मॉडिफाइड पेपर्स क्या क्या होते हैं। एसिड और बेस वॉश्ड फिल्टर पेपर को एक बार एसिड और बेस से वॉश कर लेते हैं, वो भी एज अ स्टेशनरी फेज की तरह यूज़ कर सकते हैं हम। ग्लास फाइबर टाइप पेपर एंड हाइड्रोफिलिक पेपर्स मॉडिफाइड विद द मिथेनॉल, फार्मामाइड, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, इन सब में डिप करके हम पेपर को यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक पेपर लगाएंगे तो हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर रिपेलेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एसिटाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लीड्स टू द हाइड्रोफोबिक नेचर, हैंड्स कैन बी यूज्ड फॉर द रिवर्स फेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेशनरी और मोबाइल फेज में कुछ डिफरेंस हो जाएंगे।
पाएंगे। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर रिपेलेंट, एंड हाइड्रोफिलिक पेपर्स का मतलब होता है कि वाटर लविंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इम्प्रेग्नेशन ऑफ द सिलिका, एल्यूमिना और आयन एक्सचेंज रेजिन्स कैन ऑल्सो बी मेड। वहाँ पे हम पेपर की जगह पे सिलिका को कोटिंग और एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर एल्यूमिनिया यूज़ कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, स्टेशनरी फेस को डिफरेंट तरीके से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होता है, जो कि रन करता है, जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम प्योर सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बफर सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स कैन बी ऑल्सो यूज्ड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज, तो उसमें हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन कौन सा मिक्सचर लगाते हैं, तो पहले हम यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया और वाटर का जो रेशियो होता है 9:1:2, मतलब कि 9 पार्ट उसका क्या होगा, आइसोप्रोपेनॉल होगा, 1 पार्ट जो होता है हमारा अमोनिया होता है, 2 पार्ट हमारा क्या होता है, वाटर होता है। तो इन तीनों का मिक्सचर क्या होगा, हमारा एक हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज बन जाता है। दूसरा जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट मिक्सचर, तो वहाँ पे क्या होता है, मिथेनॉल वाटर 4:1 के रेशियो में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे एन ब्यूटेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वाटर 4:1:5 के रेशियो में। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट होगा हमारा हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज। हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज क्या होता है, मीन्स वाटर रिपेलेंट। यहाँ पे क्या होगा, वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डाईमिथाइल ईथर एंड साइक्लोहेक्सेन केरोसिन एंड 70% आइसोप्रोपेनॉल का जो सॉल्यूशन लेते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या प्रिपेयर कर देते हैं, हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज, मतलब वाटर रिपेलेंट मोबाइल फेज होता है। ठीक है, the commonly employed solvents are the polar solvents, but the choice depends on the nature of the substrate to be separated। ठीक है, जनरली हम वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम पोलर यूज़ करेंगे या नॉन पोलर यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हम किस सबस्ट्रेट को हम अलग करना चाहते हैं। पोलर को अलग करना चाहते हैं नॉन पोलर से, या नॉन पोलर को पोलर से, या नॉन पोलर को पोलर को। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट हमको सेपरेट करना है। ठीक है, इफ प्योर सॉल्वेंट्स डू नॉट गिव द सेटिस्फैक्ट्री सेपरेशन, देन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स सुटेबल पोलैरिटी में बी अप्लाइड। अगर प्योर सॉल्वेंट से हमको डिज़ायरेबल प्रोडक्ट या डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है, तब हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स को यूज़ कर सकते हैं विथ सुटेबल पोलैरिटी। ठीक है, तो ये है हमारे पास चॉइस भी है, हम प्योर भी यूज़ कर सकते हैं और मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए तीसरा हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर क्या होता है, द क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर आर मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील, बट ग्लास टैंक्स आर प्रिफर्ड मोस्ट। सबसे ज़्यादा ग्लास टैंक यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग भी इस्तेमाल किए हैं लैब में, हमको जनरली ग्लास टैंक ही देखने को मिलता है। दे आर अवेलेबल इन वेरियस डायमेंशन साइज डिपेंडिंग अपॉन द पेपर लेंथ एंड डेवलपिंग टाइप। ठीक है, चलिए उसके बाद चैम्बर एटमॉस्फेयर शुड बी सैचुरेटेड विद द सॉल्वेंट वेपर। कोई भी चैम्बर होना चाहिए तो वो चैम्बर सैचुरेटेड होना चाहिए, ताकि हमारा जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है उस चैम्बर में उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट वेपर का वो मोलिकुलर होना चाहिए, मतलब कि इक्विमोलर होना चाहिए, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि यूनिक होना चाहिए, मतलब कि एक हर जगह पे एक जैसा माहौल ही होना चाहिए, एक जैसा वेपर का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं स्टेप्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, तो इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सैंपल मिक्सचर इज अप्लाइड टू अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड द एज ऑफ द फिल्टर पेपर इज इमर्स्ड इन अ सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट मूव्स अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राम को हम यूज़ करते हैं फिल्टर पेपर, और उसका एक एज हम सॉल्वेंट में डिप करते हैं नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम, और वहाँ पे जो मोबाइल फेज होता है वो पेपर में ऊपर चढ़ता है, किसके थ्रू, कैपिलरी एक्शन के द्वारा। ठीक है, तो बेसिक स्टेप्स हमारा क्या इंक्लूड करता है, पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट। यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट से क्या मतलब है, फाइन क्वालिटी सेलुलोज पेपर विद डिफाइंड पोरोसिटी, हाई रिजोल्यूशन एंड नेग्लिजिबल डिफ्यूजन ऑफ सैंपल एंड फेवरिंग गुड रेट ऑफ सॉल्वेंट मूवमेंट।
तो ये हमारे पेपर की क्वालिटी हो गई। यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट ले रहे हैं जिसके थ्रू हमारा मोबाइल फेस मूव करेगा। तो वहाँ पे फिल्टर पेपर की बात किया गया, यहाँ पे सेलुलोज की फिल्टर पेपर लेंगे, उसका डायमेंशन डिफाइन होता है और उसकी जो पोरोसिटी है, उसका रेजोल्यूशन है और उसका जो डिफ्यूजन ऑफ सैंपल होता है कि सैंपल उसमें डिफ्यूज ना फैले ना हो, एक लाइन में जा रहा तो वो एक लाइन में हो, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो, ताकि हमें रिजल्ट डिज़ायरेबल मिले, एक्यूरेट मिले, एक्यूरेसी बरकरार रहे। ठीक है, तो ये उसकी क्वालिटी है पेपर की। वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पोरोसिटी डिफाइंड होनी चाहिए, रिजोल्यूशन हाई होनी चाहिए और नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है वो गुड रेट, मतलब अच्छे रेट से चढ़ता हो, ये ना कि बहुत स्लो चल रहा है या बहुत तेज़ चल रहा हो ना, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो जिसकी वजह से मूवमेंट अच्छे रेट में चढ़ सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का हम सिलेक्शन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट विच वी वांट टू सेपरेट आउट। ओके, चलिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द एनालाइट्स। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड वाटर का 12:3:5 के रेशियो में हम जब लेते हैं सूटेबल सॉल्वेंट फॉर सेपरेटिंग अमीनो एसिड। जैसे कि हम अमीनो एसिड को अलग करना है तो हमको क्या मिक्सचर लेना चाहिए, ब्यूटेनॉल का, एसिटिक एसिड और वाटर का, वो भी किस रेशियो में, 12:3:5 के रेशियो में हमको मिलाना है, तब वो हमारा सेपरेशन वहाँ पे अमीनो एसिड को कर सकता है। आई बात समझ में। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, किस सबस्ट्रेट को हम अलग करना चाहते हैं, मोबाइल फेज उस पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट होता है हमारा सैचुरेशन टैंक। इसके बारे में बात किया हमने। द इनर वॉल ऑफ द टैंक इज रैप्ड विद द फिल्टर पेपर बिफोर द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड इनटू द टैंक अचीव बेटर रिजोल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, टैंक को केवल सॉल्वेंट भरना और टैंक के अंदर फिल्टर पेपर रैप करके फिर से उसमें सॉल्वेंट भरना, दो अलग चीज़ें हैं। अगर हम केवल फिल्टर पेपर लगा के वो करते हैं और विदाउट फिल्टर पेपर रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो रिजोल्यूशन हाई होगा, मतलब कि वेपर का जो यूनिफॉर्मिटी है वो विद फिल्टर पेपर में अच्छा होगा और विदाउट फिल्टर पेपर में यूनिफॉर्मिटी जनरली मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए क्या किया गया है कि ग्लास बॉटल के अंदर हम फिल्टर पेपर को रैप करते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। तो सॉल्वेंट उस फिल्टर पेपर के थ्रू अप टू द वॉल अपना स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद वेपर क्या होता है, चारों तरफ से निकलते हैं, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म वेपर कंसंट्रेशन उस इन्वायरमेंट में मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर रिजोल्यूशन में कैसा मिलता है, बहुत बढ़िया रिजोल्यूशन मिलता है, सैचुरेशन कर देता है उस टैंक को। आई बात समझ में। चौथा पॉइंट, सैंपल प्रिपरेशन एंड लोडिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि हम सैंपल को कैसे प्रिपेयर करते हैं या क्या प्रिपेयर करते हैं और कितना लोड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लोड कर देंगे तो डिफ्यूज़न हो जाएगा, कम लोड करेंगे तो हमको प्रोमिनेंट उसकी विजुअलाइजेशन नहीं हो पाती है। तो डिपेंड करता है हम कितना बढ़िया प्रिपेयर करते हैं सैंपल को और कितने अच्छे से उस सैंपल को पेपर पे लोड करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइए देखते हैं। इफ़ सॉलिड सैंपल इज़ यूज्ड इट इज़ डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट सैंपल। एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है जिसमें वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए, कोई भी अनयूनिफॉर्मिटी ना होने पाए। ओके, तो डिजॉल्व कर लेते हैं और 2 to 20 माइक्रोलीटर इज़ एडेड ऑन द बेस लाइन एज ए स्पॉट यूजिंग माइक्रोपाइपेट एंड एयर ड्राई टू प्रिवेंट द डिफ्यूज़न। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयर के साथ करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक अच्छा सॉल्वेंट में उसको डिजॉल्व कर लेते हैं, कंप्लीट डिजोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद 2 से 20 माइक्रोलीटर ही वहाँ पे लोड करना है हमको, और लोड करना है वो भी माइक्रो पाइपेट से, जिससे कि बहुत माइन्यूट सा ड्रॉप उस पर लग सके। उसके बाद क्या होता है, एक ही बार ड्रॉप लगाना है, बार बार नहीं कि बस हमको ऐसे ऐसे करना है, बस एक बार एक ड्रॉप लगा देना है। ठीक है, उसके बाद उसको एयर ड्राई करना है, ना कि ओवन में डाल के या फूंक के या कुछ भी, एयर ड्राई करना है ताकि डिफ्यूज़न ना हो। जितना ज़्यादा वो फैल जाएगा तो डिफ्यूज़न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो एक जगह का कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो क्या होगा, डिफ्यूज़न कम से कम होगा और हमको जो विजुअलाइजेशन होना है उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम को हम डेवलप कैसे करते हैं। सैंपल लोडेड फिल्टर पेपर इज डिप्ड केयरफुली इनटू द सॉल्वेंट एंड नॉट मोर देन अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब कि फिल्टर पेपर को हम डेवलप करने हैं उस चैम्बर में डाल के
तो फिल्टर पेपर को हम डालते हैं और सॉल्वेंट में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर या उससे कम ही डिप करते हैं। ओके, एंड वेटेड अंटिल द सॉल्वेंट फ्रंट रीचेज नियर टू द एज ऑफ द पेपर। और जब तक, जैसे मान लेते हैं हमारा ये फिल्टर पेपर है, हमने इस सॉल्वेंट में 1 सेंटीमीटर डिप कर दिया। अब यहाँ से सॉल्वेंट हमारा मूव करता है तो एक मैक्सिमम पॉइंट होता है कि इसके ऊपर फिल्टर पेपर के सॉल्वेंट फ्रंट नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्लिप लगाते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। तो सॉल्वेंट पेपर का क्या होना चाहिए, यहाँ के अंदर ही होना चाहिए। तो इस लाइन के पास पहुँचते ही हम उसमें से निकाल के बाहर कर लेते हैं। तो यही पॉइंट है, वेटिंग अंटिल द सॉल्वेंट फ्रंट रीचेज नियर टू द एज ऑफ द पेपर तक पहुँचने तक का हमें इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट रीच टेक्निक्स कैन बी यूज। डेवलप करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एक असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा। तो इन दोनों चीज़ों को आइए देख लेते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज़ द असेंडिंग डेवलपमेंट, जो जनरली हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं बीएससी एमएससी लेवल तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइक कन्वेंशनल टाइप द सॉल्वेंट फ्लोज अगेंस्ट द ग्रेविटी। यहाँ पे देख रहे होगा फिगर में ब्लू कलर में सॉल्वेंट दिख रहा है और हमारा जो फिल्टर पेपर यहाँ से हैंग किया हुआ है इसमें। अब यहाँ से हमने एक्स ए बी सी डी को हमने डाला हुआ है और ये हमारा स्टार्ट लाइन है और सॉल्वेंट हमारा मूव करना शुरू करेगा, कहाँ से, यहाँ से शुरू करेगा चढ़ना और यहाँ तक चढ़ जाता है। तो ये इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारी कहाँ लग रही है, इस साइड में, और ये मूव कहाँ कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, -g के फॉर्म में। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करता है। द स्पॉट एंड केप्ट एट द बॉटम एंड पोर्शन ऑफ द पेपर एंड केप इन द चैम्बर विद द मोबाइल फेज सॉल्वेंट एट द बॉटम। मोबाइल फेज सॉल्वेंट को बॉटम में रखना है और उसको वहाँ पे डिप कर देना है पेपर को, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसको बोलते हैं असेंडिंग डेवलपमेंट। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिसेंडिंग डेवलपमेंट। ये क्या होता है, विद द ग्रेविटी हमारा सॉल्वेंट मूव करता है अलॉन्ग द ग्रेविटी। दिस इज कैरिड आउट इन अ स्पेशल चैम्बर वेयर द सॉल्वेंट होल्डर इज एट द टॉप। यहाँ पे ब्लू कैप देख रहे हैं, ये सॉल्वेंट चैम्बर है। हम वहाँ से फिल्टर पेपर को हैंग करते हैं डाउन साइड में। वहाँ पे क्या हैंग करते थे ऊपर से नीचे, यहाँ पे ऊपर से नीचे हैंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट नीचे से नहीं चढ़ता, क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द ग्रेविटी। आई बात समझ में। द स्पॉट इज केप्ट एट द टॉप। वहाँ पे स्पॉट कहाँ था, डाउन साइड में। यहाँ पे स्पॉट कहाँ होगा, टॉप साइड में। एंड द सॉल्वेंट फ्लोज डाउन टू द पेपर। आई बात समझ में। दिस मेथड सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड द डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे टैंक का कवर है ये और डेवलपिंग चैम्बर हमको ब्लू कलर का कैप दिख रहा है। उसके बाद पेपर सपोर्ट देने के लिए हमने यहाँ पे एक हैंगिंग लगाया हुआ है। उसके बाद स्पॉट ऑफ द टेस्ट सैंपल देख रहे होंगे, यहाँ पे एक टॉप पे रखा हुआ है। सॉल्वेंट फ्लो करता है हमारा नीचे की तरफ, यहाँ पे टॉप से नीचे आएगा और ये फिल्टर पेपर है और ये हमारा टैंक है। तो फिगर में आप देख सकते हैं डिसेंडिंग डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे फ्लो होता है टॉप टू बॉटम। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं हम सर्कुलर और रेडियल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बीएससी और एमएससी में ये भी किया हुआ है। स्पॉट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पेपर। हम यहाँ पे स्पॉट को कहाँ लगाते हैं, एक सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। फिल्टर पेपर हमने ये ले लिया और स्पॉट को हमने यहाँ पर लगा लिया, बीच में हम छेद कर देते हैं एक जगह। वहाँ से हम क्या होता है, कॉटन की एक विक लगा देते हैं जो कि सॉल्वेंट में डिप होता है और इसको हम पेट्री डिस्क के ऊपर रख लेते हैं। तो सॉल्वेंट हमारा उस विक के थ्रू घूमता जाता है और फिल्टर पेपर में चारों तरफ फैल जाता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से क्या होता है, सॉल्वेंट को अगर हम यहाँ पर लगा दिए हैं और स्पॉट हमारा यहाँ पर लगा हुआ, सॉल्वेंट के थ्रू जिस डायरेक्शन में जाना होगा वो वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। द सॉल्वेंट फ्लोज थ्रू अ वेक एट द सेंटर एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। और ये आता है और चारों तरफ फैल जाता है। तो सर्कुलर पेपर लेते हैं, उसके बाद रेडियल मोड हमारा तो देखना ही है। सॉल्वेंट फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, सैंपल हमने यहाँ पर लोड किया हुआ है, सॉल्वेंट फ्रंट है और ये सैंपल फ्रंट है, ठीक। चलिए तो हमने क्या क्या देख लिया, असेंडिंग डेवलपमेंट, डिसेंडिंग डेवलपमेंट एंड सर्कुलर और रेडियल डेवलपमेंट को देख लिया। इसमें अगला स्टेप क्या आता है, ड्राइंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम को हम ड्राई कैसे करते हैं, आफ्टर द डेवलपमेंट द सॉल्वेंट फ्रंट इज मार्क्ड एंड द लेफ्ट टू ड्राई इन द ए ड्राई कैबिनेट और द ओवन। ड्राई कैबिनेट अलग से बनाते हैं या फिर ओवन में डाल के हम उसको ड्राई कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं एयर ड्राई, ओके। फॉर डिटेक्शन होता है कि हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, कलरलेस एनालाइट्स डिटेक्टेड बाय द स्टेनिंग। वहाँ पे हम स्टेन करते हैं, स्टेन हम प्रॉपर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल निनहाइड्रिन या आयोडीन वेपर जो कि स्टेनिंग का काम करते हैं विद रिएजेंट।
नाउ नेक्स्ट इज द रेडियो लेबल एंड फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एनालाइट्स। जो रेडियो लेबल होते हैं या फ्लोरेसेंट होते हैं उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्टेड बाय द मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी और द फ्लोरेसेंस रेस्पेक्टिवली। रेडियो एक्टिव लेबलिंग की हम रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं और फ्लोरेसेंट का फ्लोरेसेंस एक्टिविटी यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद हमको उसकी रेडियो एक्टिविटी या फ्लोरेसेंस एक्टिविटी देख के हम बता सकते हैं कि वो कितना एक्टिव है, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसकी क्वालिटी है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं RF वैल्यू क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, सम कंपाउंड्स इन अ मिक्सचर ट्रैवल ऑलमोस्ट एज फॉर एज द सॉल्वेंट डज एंड सम स्टेज मच क्लोजर टू द बेस लाइन। यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंपाउंड मिक्सचर के साथ ट्रैवल करते हैं, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट दूर जाता है वो भी उतना दूर जाते हैं, और कुछ कोशिश करते हैं कि स्टे करते हैं बेस लाइन के पास। तो ये क्या डिपेंड करता है, हमको क्या शो कर रहा है, जो दूर गया है मतलब कि उसका जो डिसोल्यूशन है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है मोबाइल फेज में अधिक है, और जो बेस लाइन के पास में है वो स्टेशनरी फेज के साथ एडजॉर्ब हो गए हैं। ठीक है, so the distance traveled related to the solvent is a constant for a particular compound as long as other parameters such as the type of paper and the exact composition of the solvent are the constant। किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ये RF वैल्यू क्या होता है, जितना दूर वो ट्रैवल करता है वो बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, वो नहीं चेंज होने वाला है जब तक वहाँ पे जो पैरामीटर्स है कि टाइप ऑफ पेपर कैसा यूज़ कर रहे हैं, किस ग्रेड का पेपर यूज़ कर रहे हैं उस पर, या फिर जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उस पर वो कांस्टेंट है, तो हमारा जो RF वैल्यू आएगा या उसका जो ट्रैवल किया हुआ है सॉल्वेंट फ्रंट के साथ, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द डिस्टेंस ट्रैवल रिलेटेड टू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द RF वैल्यू। RF वैल्यू क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो ट्रैवल होता है सॉल्वेंट फ्रंट के रिलेट में उसके रेस्पेक्टिव में, तो उसको बोलते हैं हम RF वैल्यू। आइए इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये स्लाइड लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सैंपल स्पॉट किया हुआ है, एक यहाँ ऊपर गया। ठीक है, तो सॉल्वेंट तो हमारा यहाँ तक गया लेकिन स्पॉट हमारा यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पॉट दिखा तो ये हमारा ट्रेवल बाय स्पॉट एंड दिस इज ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। इसका हम रिस्पेक्ट देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है इसके रिस्पेक्ट में कितना है, दैट इज द RF वैल्यू। सो RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पोनेंट अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट इज नोन एज द RF वैल्यू। इस तरह से क्या होता है, हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सबस्ट्रेट का RF वैल्यू डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। टू चेक द कंट्रोल ऑफ प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्योरिटी करने के लिए, उसे कंट्रोल को लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। फॉर डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेंस। एडल्ट्रेंस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की नंबर 2 का काम करते हैं, मतलब मिलावट करते हैं, जैसे दाल में कंकड़ा पत्थर मिला देते हैं, चीनी में कुछ और मिला दिया, तो ये क्या होता है, एडल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो उसको भी देखने के लिए उसकी प्योरिटी कितनी है, वहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। डिटेक्ट द कंटेमिनेंट्स इन द फूड एंड ड्रिंक्स। फूड और ड्रिंक्स में कंटेमिनेशन कितना है उसके लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। इन द स्टडी ऑफ राइपनिंग एंड फ्रैगमेंटेशन for the detection of the drugs and dopes in the animals and humans। एनिमल और ह्यूमंस में ड्रग्स कितना गया है, डोपिंग करते हैं तो डोप कितना होता है, उनके ब्लड सैंपल लेके हम क्रोमेटोग्राम चला सकते हैं। इन द एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स का एनालिसिस करते हैं, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा सबस्ट्रेट, उसमें कितना पोलर है, नॉन पोलर है, सॉल्युबिलिटी किस में है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें तमाम इन्फॉर्मेशन हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से ले सकते हैं। एनालिसिस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इन द बायोकेमिकल लेबोरेटरीज। बायोकेमिकल लेबोरेटरीज में मिक्सचर, जो रिएक्शन मिक्सचर होते हैं उनके लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं कि उसमें हमारा पर्टिकुलर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, या उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका एफिनिटी किसके साथ है, उसकी एडजॉर्बेंस किसके साथ है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से पेपर क्रोमेटोग्राफी से उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का अदर क्रोमेटोग्राफी से क्या एडवांटेज है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला एडवांटेज है, ये सिंपल होता है, वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। और रैपिड मतलब कि तुरंत रिजल्ट भी हमको दे देता है, आधा पौना घंटा हमको इंतजार करना है और रिजल्ट हमारे हाथ में होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी रिक्वायर्स वेरी लेस क्वांटिटेटिव मटेरियल।
किसी भी मटेरियल का बहुत ह्यूज अमाउंट में ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल सा मटेरियल चाहिए हमको, पेपर चाहिए थोड़ा सा सॉल्वेंट चाहिए कम से कम 50 to 100 ml, दैट्स इट। एंड हम उसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी ग्लास चैम्बर के अंदर या प्लास्टिक चैम्बर के अंदर, स्टेनलेस स्टील चैम्बर के अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा चैम्बर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ चीपर। ये सस्ता होता है, चीपर कंपेयर टू द अदर क्रोमेटोग्राफिंग मटेरियल। यहाँ पे क्या होता है, पेपर हम सस्ता सा खरीद देते हैं, कोई ग्लास चैम्बर ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। अदर क्रोमेटोग्राफी में हम कॉलम लेंगे, बड़ा सा ग्लास में पैसा लगा, उसमें HPLC लेना लाखों का, उसमें इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, चीपर होता है, बहुत चीप, सबसे सस्ता होता है, ठीक है। बोथ अननोन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कंपाउंड्स का क्या है हमारा, आइडेंटिफाइड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम उसके अननोन कंपोनेंट्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। आई बात समझ में। नेक्स्ट एडवांटेज हमारा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी डज नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस। कोई ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, कोने में अगर 1 फीट का भी जगह है उसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं, compared to the other analytical methods or equipments। okay, next is the excellent resolving power। यहाँ पे resolving power excellent होता है, आसानी से हम उनके अंदर डिफरेंस दे सकते हैं, RF वैल्यू का डिफरेंस दे सकते हैं, तो वहाँ से हम कैलकुलेट करके रिलेट करके उसके हम बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, और उसका जो पावर रिजॉल्विंग पावर होता है वो बहुत एक्सीलेंट होता है। नेक्स्ट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अभी तक तो हमने उसका एडवांटेज देखा, अब लिमिटेशन देख लेते हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसमें हम नहीं कर सकते, क्या होता तो कुछ प्रॉब्लम आती है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, सारी चीज़ें हम उसके लिमिटेशंस में देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला लिमिटेशन है इसका, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल कैन नॉट बी अप्लॉयड ऑन द पेपर क्रोमेटोग्राम। ये पहला लिमिटेशन है कि वहाँ पे हम सिर्फ माइक्रोलीटर में इंजेक्ट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट हम उसमें बढ़ा देंगे तो वहाँ पे डिफ्यूजन की चांसेस बढ़ जाते हैं, और पेपर क्रोमेटोग्राम में हम वो स्पॉट एकदम क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, वो एज अ ब्लरी एरिया में पूरा स्पॉट फैल जाएगा, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी में हम वहाँ पे अप्लाइड नहीं कर सकते, उसको लोड नहीं कर सकते। दूसरा जो उसका लिमिटेशन है वो क्या है, द क्वांटिटेटिव एनालिसिस पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ नॉट इफेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी तो हमको दे दिया, कंपोनेंट बता दिया कौन सा, लेकिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर पाता। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस, ये इसका बहुत इफेक्टिव लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द क्रोमेटोग्राफी। आ गया एक और लिमिटेशन, बहुत बड़ा लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, मतलब कि सिंपल मिक्सचर का तो हम निकाल सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम यहाँ से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारे यहाँ पर, लेस एक्यूरेट कंपेयर टू द HPLC और HPTLC, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये जो देता है एक्यूरेसी बट उतना एक्यूरेट नहीं जितना कि HPLC और HPTLC देते हैं हमारा, ये दोनों मोस्ट एक्यूरेट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सकें, उनको इसका प्रॉफिट मिल सके और उनका फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करने में। और इनसे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चंस को डालेंगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और एक बात, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF फॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं, PDF फॉर्म भी ले सकते हैं। और एक बात, आपको अगर कोई लगता है कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ाना है, ये डिमांड है मेरी कि आप ये पढ़ाइए, आप ऐसा कमेंट बॉक्स में देंगे तो हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर वीडियो में, जो कि क्रोमेटोग्राफी का एक पार्ट होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।